नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो कॉक्लियर इम्प्लांट के साथ जुड़ी हुई गलत धारणाओं के बारे में, यानी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी या कॉक्लियर इम्प्लांट के यंत्र यानी जो डिवाइस है उसके साथ जो हमारी नॉर्मली समाज में जो गलत धारणाएं हैं, या एज ए डॉक्टर जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो वो नॉर्मली किस मिसकंसेप्शन का शिकार होते हैं, तो कॉमनली कुछ ऐसे ही पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कॉमन मिसकंसेप्शन होता है जब फैमिलीज़ को ये पता चल जाता है कि उनके बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा और कॉक्लियर इम्प्लांट लगाना है, तो फर्स्ट गलत धारणा होती है कि जैसे ही कॉक्लियर इम्प्लांट हमारे बच्चे का लगेगा, हमारा बच्चा सुनने भी लगेगा, समझने भी लगेगा और बोलने भी लगेगा, जबकि एक्चुअलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑपरेशन के 15 दिन के बाद तो स्विच ऑन का डिवाइस ऑन होता है, और ये हमारे आपको पहले वाले वीडियोस में इसकी इन्फॉर्मेशन मिल भी चुकी है। और उसके बाद एक लंबा कॉम्प्लेक्स जटिल लेकिन उसको एक स्टेज बाय स्टेज प्रक्रिया की एक इनिशिएशन होती है, जिसमें धीरे धीरे बच्चे को सुनना, समझना और बोलने की प्रक्रिया के दौर पे आना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि डिवाइस लगाते ही हमारा बच्चा एक नॉर्मल बच्चों की तरह सुनने और समझने लगेगा। दूसरी गलत धारणा जब हम नॉर्मली सर्जरी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो फैमिलीज़ की, पेरेंट्स की यही होती है कि सर ये तो बड़ा छोटा बच्चा है और बड़ा कॉम्प्लेक्स सा ऑपरेशन होगा, और ज़रूर कहीं ना कहीं ब्रेन की किसी भाग में कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित होने की संभावना रहेगी, या ब्रेन के अंदर ही जाके ही ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। जबकि ये बताना चाहूँगा कि ये सर्जरी तो न्यूरोसर्जन के द्वारा नहीं होके बल्कि एक ENT यानी कान के सर्जन के द्वारा की जाती है। और ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ द पॉपुलर बिलीफ कि बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, ये बड़ा सिंपल ऑपरेशन हो। हाँ, सिंपल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल लापरवाही से किया जाता है, लेकिन हाँ सावधानी से किया जाता है, बट इसके अंदर बहुत जटिलताएं नहीं हैं। और न्यूरो का या ब्रेन का किसी का पार्ट का इन्वॉल्व होना इस ऑपरेशन में कुछ भी इसका कोई लेना देना नहीं है, ये कान का ऑपरेशन। तीसरा सबसे कॉमन प्रॉब्लम या जो पेरेंट्स डिस्कस करते हैं कि हमारे बच्चे को ऑपरेशन होने के बाद वो नॉर्मल लाइफ में कितना रह पाएगा, या वो सामान्य सुनने तो लगेगा लेकिन वो नॉर्मल लाइफ में उसके कितने चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। क्या वो जो एक नॉर्मल बच्चा जो अपनी नॉर्मल लाइफ में चीज़ें परफॉर्म करता है वो हमारा बच्चा कर पाएगा? जैसे कि वो नहाते टाइम वो नहाने के लिए कुछ हमें ईयर डिवाइस या प्रोटेक्शन डिवाइस लेनी पड़ेगी, कान का वो भाग जहाँ इम्प्लांट हुआ है वहाँ पानी नहीं लगना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बच्चे नॉर्मली, क्योंकि डिवाइस अंदर लगा होता है और नहाते टाइम ये डिवाइस उतारना होता है, और ये बात अलग है कि बहुत सारे डिवाइसेस तो वाटरप्रूफ भी होते हैं, तो नहाना, स्विमिंग करना, ये सब चीज़ें भी नॉर्मल प्रक्रियाओं में संभव है। इसके अलावा दूसरा रहता है कि शायद हमारे बच्चे को कहीं ट्रैवलिंग में हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जाके बच्चे को कुछ चैलेंज आता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब भी वो एक मेटल डिटेक्टर से निकलेगा तो एक बीप की आवाज़ आएगी, और ऐसे कंडीशन में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के लिए एक कॉक्लियर इम्प्लांट का एक ID कार्ड होता है, वो दिखाएंगे तो वो आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से आप आराम से पास हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चा नॉर्मल अपने म्यूज़िक कंसर्ट में या कहीं शोर वाली जगह में कंफर्टेबली जा सकता है। और आज के नए डिवाइसेस, न्यू जनरेशन डिवाइसेस तो सारे वाईफाई सेंसिटिव हैं, यानी वाईफाई से डायरेक्ट कनेक्ट होके एक ब्लूटूथ के द्वारा उसकी वो वॉल्यूम को भी चेंज करके नॉर्मल चीज़ों को एंजॉय कर सकता है। बहुत सारे बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल और कॉलेजेस में जाके म्यूजिशियन या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को आराम से कंफर्टेबली बजाते हैं। चौथा, बहुत बार पेरेंट्स ये ज़रूर पूछते हैं कि सर इस ऑपरेशन से बचने के लिए क्या मैं बेटर किस्म का हियरिंग एड लगा लूँ, क्योंकि ये भी तो एंड ऑफ द डे एक हियरिंग एड ही है, और हियरिंग एड जैसा ही दिखता है, तो क्या मैं और कॉस्टली से कॉस्टली अपना कान की सुनने की मशीन लगाऊं जिससे कि वो एक इम्प्लांट के फंक्शन को ऑलमोस्ट कंपनसेट कर ले। मेरा मतलब ये है कि एक धारणा रहती है कि हम कॉस्टली हियरिंग एड लगाएंगे तो जिससे एज गुड एज वो कॉक्लियर इम्प्लांट जैसा ही काम करने लगेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही अलग टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली चीज़ें हैं। फ़ोन ज़रूर एक जैसे हो सकते हैं, स्मार्टफोन और एक पुराने ज़माने वाला एक बटन वाला फ़ोन, लेकिन दोनों के फंक्शन हम स्मार्टफोन वाले फंक्शन हम नॉर्मल फ़ोन में नहीं ला सकते। तो हियरिंग एड कितना भी अच्छा ले लें, वो कॉक्लियर इम्प्लांट की टेक्नोलॉजी से होने वाले बेनिफिट को कंपनसेट नहीं कर सकता।
तो जहाँ कॉकलियर इम्प्लांट की ज़रूरत है वहाँ हमें लगाना पड़ेगा। एक और गलत धारणा है कि कॉकलियर इम्प्लांट तो उसी बच्चे या उसी व्यक्ति को लगना चाहिए जहाँ पे टोटल हियरिंग लॉस है, जबकि अब नए जनरेशन के डिवाइसेस उन व्यक्तियों या उन बच्चों तक के लिए भी मदद करते हैं जिनको सपोज 70 to 80% लॉस है। सपोज ये बात मैं समझाता हूँ कि अगर किसी को 100% लॉस है उसी को ही इम्प्लांट लगेगा, जिसको 70-80% है उसको नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत धारणा है। 70-80% को इम्प्लांट लगेगा और वो 20 to 30% जो उसकी खुद की हियरिंग है वो नए इम्प्लांट उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो उसको यूज़ करेंगे। तो रेजिडुअल हियरिंग का कंसेप्ट होता है जो बची हुई हियरिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और गलत धारणा भी रहती है पुराने ज़माने के इम्प्लांट्स के साथ, ये ज़रूर चैलेंज था जो अभी भी कंटिन्यू हो रही है कि इम्प्लांट के बाद एमआरआई नहीं हो पाते। न्यू जनरेशन्स के साथ 1.5 टेक्सिला यानी एक एवरेज सेकेंड जनरेशन एमआरआई मशीन के से आप सारे ही इम्प्लांट हम सारे ही किस्म के ब्रेन के एमआरआई वगैरह कर सकते हैं इन फ्यूचर नीड्स के लिए। और अब तो रिमूवेबल मैग्नेट के साथ अब हम कभी भी कोई चैलेंज नहीं है। तो मोटे तौर पे यही गलत धारणाएं यानी मिथ्स इम्प्लांट के साथ जुड़े हुए हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो या इन्फॉर्मेशन से ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। थैंक यू।